हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है। कुछ लोगों को ये डाउट्स होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो अलग होता है और जो रिसर्च सिनॉप्सिस होता है वो अलग होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च सिनॉप्सिस जी दोनों एक ही होते हैं। इसको हम कब लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है, मैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा होता है कि जब हम पीएचडी में एनरोल हो रहे होते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमसे पहले ही रिसर्च प्रपोजल मांग लेती हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो हमसे बाद में रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं। तो हम रिसर्च एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल या अच्छा रिसर्च सिनॉप्सिस किस प्रकार लिख सकते हैं, तो मैं बस उसका ही थोड़ा तरीका आपके सामने बताऊंगी। हो सकता है वो आपके लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों, क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अपना एक टाइटल चूज़ करना होता है कि हम किस टॉपिक को लेकर अपना रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों, सबका कोई ना कोई अपना मतलब इंटरेस्ट होता है, वो उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपना सोचता है कि मतलब कि हम रिसर्च करें। तो आप अपना एक बहुत अच्छा टाइटल किस प्रकार चूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, जैसे कि आपने कोई टाइटल चूज़ किया तो आप सबसे पहले उस पर आप थोड़ी स्टडी करेंगे। स्टडी मटेरियल आप कहाँ से गेन करेंगे, तो उसके लिए आप शोध गंगा, शोध गंगोत्री या फिर पुराने रिसर्च पेपर, जो पुरानी थीसिस है उनको पहले आप पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कि हमें अपना जो रिसर्च टॉपिक है वो किस प्रकार चूज़ करना होगा। तो दोस्तों यह तो हो गया हमारा टाइटल। और जो टाइटल है वो हमें बहुत लेंथी नहीं लेना है, वो सिर्फ जो टाइटल है वो एक या डेढ़ लाइन का ही होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप, हम बोल सकते हैं यानी फर्स्ट स्टेप ही होगा वो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। जब हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, टॉपिक से संबंधित बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो पैनल बैठता है वो सारे रिसर्च पेपर या उस पर प्रपोजल पर तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं मारता है। वो इंट्रोडक्शन किस तरीके का आपने लिखा है, किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, उसी से आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में आप पता चल जाता है। तो इसके ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और ये कितने पैराग्राफ में लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक या डेढ़ पैराग्राफ में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है कि ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका जो ये टॉपिक है, आप जो इस पर रिसर्च करना चाहते हो उसके क्या मतलब उद्देश्य हैं, आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। तो जो आपको आपके रिसर्च के उद्देश्य हैं, आपको वो कितने पैराग्राफ में इंक्लूड करने, वो आप उसको कितने में कर सकते हो, डेढ़ या दो पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ना ही तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा कम, ना ही बहुत ज़्यादा अधिक, क्योंकि ऐसा होता है उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करना आप ऑब्जेक्टिव में जिनको आप अपनी रिसर्च में आगे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एवं ही अपने टॉपिक को मतलब कि उल्टा सीधा तैयार करके पैनल के सामने प्रस्तुत करें। तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव्स अगर अच्छे होंगे तो सामने वाला इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लिटरेचर रिव्यू। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है थीसिस में भी, रिसर्च पेपर में भी और रिसर्च प्रपोजल में भी। तो जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो हम जैसे हमने कोई टॉपिक चूज़ किया है उससे संबंधित पहले जो रिसर्च हो चुकी हैं या फिर उनसे संबंधित टॉपिक से संबंधित बुक्स होती हैं या कुछ रिसर्च पेपर होते हैं, हम उनको पहले पढ़ते हैं, उनका एनालाइज करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को हम मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम इसको मतलब कितने हमें लिटरेचर रिव्यू अपने प्रपोजल में इंक्लूड करने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक या दो ही लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड कर दें, तो वो गलत माना जाएगा। आपको कम से भी कम 10 से 12 लिटरेचर रिव्यू अपने प्रपोजल में इंक्लूड करने होंगे, तभी आपका जो ये प्रपोजल है वो इफ़ेक्टिव माना जाएगा। इसके बाद आता है कि आप अपने जो रिसर्च को आगे बढ़ाओगे उसमें आप किस मेथोलॉजी यानी किस पद्धति का प्रयोग करोगे, आप कौन सा डाटा यूज़ करोगे, प्राइमरी डाटा यूज़ करोगे या सेकेंडरी डाटा यूज़ करोगे। तो आपको यह भी मतलब बताना होता है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी काम को कर दें तो उसके लिए कोई मेथड ही यूज़ ना करें, सबको मेथड यूज़ करना होता है। तो आप अपने, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके अनुसार अपना मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके अनुसार आप अपना मेथड यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों इसको भी आपको सिर्फ एक पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ में ही ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 पैराग्राफ में अपनी मैथोलॉजी को मतलब डिफाइन करना है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका मतलब आउटकम, यानी कि आपकी जो रिसर्च होगी उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों आप अपने मतलब रिसर्च में आउटकम मतलब दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टॉपिक ले लिया, उसका कोई मतलब ही नहीं है और ना ही तो उसका किसी को भविष्य में लाभ मिलने वाला है और ना ही जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें किसी को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों जो आउटकम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और उसका किसी को बेनिफिट ही ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। और इसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपने अपने रिसर्च में काम किया है उसकी जो परिकल्पना हम बोल सकते हैं, यानी हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है वो क्या है, उसके मतलब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, किस किस तरीके से मतलब चीज़ों को इम्प्रूव करके सोसाइटी में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी क्षेत्र में कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम पॉलिटी की बात करें या सोशल स्टडी की बात करें। तो दोस्तों हाइपोथेसिस में आपकी मतलब जो परिकल्पना है, आपने जो क्या मतलब इस रिसर्च के बारे में सोचा है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आपको ऐसा लिखना है कि उसको पढ़ के लगे कि हाँ भाई इस प्रपोजल में या फिर जो जिस बंदे ने ये लिखा है, बंदी ने लिखा है, उसमें कुछ तो दम है, हाँ ये कुछ तो अच्छा करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो अपना कंक्लूजन है वो इस तरीके से घुमा फिरा के उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। दोस्तों दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन, क्योंकि सामने वाला जो पैनल बैठा होता है वहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो दो चीज़ मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा अपनी जो नज़रें उन पे लगाते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ कि थोड़े से ही शब्दों में चीज़ों को किस तरीके से अच्छे में डिफाइन कर दिया। एक तरीके से बोलते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली जो चीज़ें होती है तो वो यही होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। दोस्तों इसके बाद आता है आपका रेफरेंस, कि आपको जो रेफरेंस है वो किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जो रेफरेंस होता है वो ये है कि आपने मतलब कि कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, या फिर आपने किसी का जो थीसिस वगैरह देखा है, तो वो एक मतलब लाइनों की फॉर्म में आपको डिफाइन करना होता है। जो जैसे कि आपने मान के चलो 8 से 10 रेफरेंस अपने उसमें देने हैं प्रपोजल में, तो आपको वो सब इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना रेफरेंस के प्रपोजल का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आप अपना जो प्रपोजल है वो कितने पेजेस में बना सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है कि आप कभी सोचो कि 20 से 25 पेज में हम अपना प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो प्रपोजल है उसको सिर्फ और सिर्फ आप 8 से 10 पेजेस में ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीज़ों को आसानी से डिफाइन कर पाओगे जब आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों अब वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।